आप सभी छात्रों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे चल रहे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी हो रही होगी। और दोस्तों, आज हमने टेलर का लास्ट लेक्चर में हमने टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन था, हमने उसका अध्ययन किया। और आज हम करेंगे मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना? तो इसको भी ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई कैसे नौकरशाही का सिद्धांत है क्या। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप लोगों का मेरा लेक्चर कैसा लगता है, क्लास कैसी लगती है, पढ़ाने का स्टाइल कैसा लगता है? तो आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि मैं और अच्छे-अच्छे वीडियो बना सकूँ। ठीक है ना? तो और आप लोग इसको ना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। अब क्या है दोस्तों, नौकरशाही क्या है ना? नौकरशाही समझते हैं। नौकरशाही शब्द की शुरुआत 1746 में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे विसेंट डी गार्नी। तो ये नाम याद रखना, इन्होंने की थी इसकी शुरुआत। ठीक है ना? ठीक है ना? क्वेश्चन सीधा आ जाएगा कि भाई नौकरशाही शब्द की शुरुआत किसने की थी? और ऑप्शन में होगा विसेंट डी गार्नी, आपका रॉबर्ट मिशेल्स, गिटानो मोस्का, और आपका क्या बोलते हैं ये मैक्स वेबर। तो आपको याद रखना है कि शुरुआत किसने की थी? विसेंट डी गार्नी ने की थी। ठीक है ना? इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि फ्रांस में एक बीमारी है जो हमें तबाह कर रही है। क्या फ्रांस में एक बीमारी है जो हमें तबाह कर रही है? यह बीमारी ब्यूरोमेनिया कहलाती है। फ्रेंच में ब्यूरो शब्द का अर्थ है डेस्क। क्या है? ब्यूरो शब्द का क्या है अर्थ है? डेस्क। ठीक है ना? अब भाई पहले क्या होता था कि भाई जो प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, उनको एक डेस्क दिया जाता था, उस पर बैठ के वो काम करते थे। तो ब्यूरो का अर्थ क्या है? डेस्क है। ठीक है ना? और थॉमस कार्लाइल ने इसको क्या कहा है? इसको नौकरशाही शब्द के प्रसार को कहा है महाद्वीपीय जंजाल। तो इसको भी याद रखना, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि नौकरशाही के प्रसार को किसने महाद्वीपीय जंजाल कहा? तो वो थॉमस कार्लाइल। ठीक है ना? ये दो चीजें आपको पता चल गई। ठीक है? अब देखिए, नौकरशाही पर क्लासिकल लेखन का कार्य किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था, मैक्स वेबर, रॉबर्ट मिशेल्स, गिटानो मोस्का ने किया था। परंतु नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन किसने किया था? समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने किया था। ठीक है ना? तो ये बात याद रखिएगा कि क्या बोलते हैं, नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन किसने किया था? तो वो थे मैक्स वेबर। ठीक है ना? यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। नौकरशाही शब्द की शुरुआत किसने की थी? द विसेंट डी गार्नी ने की थी। और इसका व्यवस्थित अध्ययन किसने किया था? आपका समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने किया था। ठीक है? थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, रॉबर्ट मिशेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट मिशेल्स अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना, क्या पॉलिटिकल पार्टीज में क्या कहा है? अल्पतंत्र का लोह नियम, ठीक है ना, नामक अवधारणा प्रतिपादित की थी इन्होंने। यह अवधारणा के अनुसार बड़े संगठनों में नौकर सराहना ढांचा विकसित कर लेने का रुझान होता है। मतलब जो बड़े संगठन होते हैं उसमें क्या होता है कि भाई पदानुक्रम पाया जाता है, एक अधिकारी के नीचे दूसरा अधिकारी, तीसरा अधिकारी, ऐसे होता है। और प्लस में उसमें एक नियम कानून का कठोरता से पालन किया जाता है। ठीक है ना? तो वही इसको इन्होंने क्या क्या, अल्पतंत्र का लोह नियम। मतलब लोह नियम का मतलब होता है कठोरता से लिया जाता है, और अल्पतंत्र मतलब कुछ लोगों का शासन। ठीक है ना? तो उसके बाद है, दूसरे शब्दों में कहता है कि बड़े संगठनों में सत्ता कुछ लोगों में पाई जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है? केंद्रित होती है। यह परिघटना कुलीन प्रभाविता के कारण बड़े संगठनों में आंतरिक जनतंत्र की संभावना को नकार देती है। अब भाई किसी संगठन के अंदर में अगर कुछ लोग ही अगर कुछ लोगों का ही संगठन पे नियंत्रण होगा, तो वहाँ पे क्या होगी? जनतंत्र की भावना समाप्त हो जाएगी। ठीक है? अब उसके बाद गिटानो मोस्का, ये आर गलती से इसमें र हो गया। गिटानो मोस्का ने अपनी पुस्तक द रूलिंग क्लास में राजनीतिक व्यवस्था के को दो श्रेणी में वर्गीकृत किया, सामंती, ठीक है ना, और नौकरशाही। मतलब पहले तो सामंती व्यवस्था थी और उसके बाद नौकरशाही। उन्होंने कहा कि नौकरशाही बड़े साम्राज्य के शासन के लिए आधारभूत है। ठीक है ना? मतलब अगर कोई बड़ा साम्राज्य स्थापित करना है ना, तो उसमें नौकरशाही बहुत आवश्यक है। ठीक है ना? तो ऐसा किसने कहा? गिटानो मोस्का ने कहा। मैक्स वेबर नौकरशाही के आधुनिक समाजशास्त्रीय अध्ययन की नींव डाली। इन्होंने किसने डाली थी? आधुनिक समाजशास्त्रीय अध्ययन की नींव डाली थी।
किसी संगठन के लक्ष्यों की तर्क संगत प्राप्ति के लिए नौकरशाही की अनिवार्यता पे इन्होंने बल दिया। मतलब अगर कोई संगठन अगर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहता है तो फिर नौकरशाही व्यवस्था होनी अनिवार्य है, जरूरी है, ठीक है ना। अगर नौकरशाही नहीं होगी, मैं नौकरशाही में आपके अफसर आ जाते हैं, आपके सचिव वचिव ये सब आ जाते हैं, तो अगर ये नहीं होंगे तो वो संगठन क्या होगा, वो अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता है। अब मान लो कोई कोई कारखाना है, ठीक है, तो उसमें क्या बोलते हैं, संगठन होना चाहिए, उसके अंदर के मैनेजर होना चाहिए, कैशियर होना चाहिए, अकाउंटेंट होना चाहिए, सुपरवाइजर होना चाहिए, फोरमैन होना चाहिए, और आपका क्या इस तरह के अधिकारी होने चाहिए, ठीक है ना। अगर ये नहीं होंगे तो वो संगठन क्या होगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब देखते हैं प्राधिकार क्या होता है दोस्तों। प्राधिकार का सिद्धांत मैक्स वेबर ने शक्ति को इस रूप में परिभाषित किया है, क्या कहा है, यह ऐसी संभावना है कि सामाजिक संबंध के भीतर एक व्यक्ति प्रतिरोध के बावजूद अपनी मर्जी चलाने की स्थिति में होता है। मतलब ये मतलब प्राधिकार वो चीज है कि भाई एक किसी समाज में, ठीक है ना, एक व्यक्ति होता है, ठीक है ना, और उसका विरोध भी किया जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मर्जी चला लेता है, अपनी बातें मनवा लेता है। अब जैसे एक बार समझ लेते हैं दोस्तों, प्राधिकार जो है ना, प्राधिकार प्राधिकार में जो शक्ति होती है ना, शक्ति वो कहाँ से मिलती है, राज्य से मिलती है दोस्तों, राज्य से मिलती है या संविधान से मिलती है। क्या मिलती है, तो संविधान से मिलती है, ठीक है ना, संविधान से मिलती है। इस समय प्राधिकार और शक्ति किसको मिली हुई है, बीजेपी को मिली हुई है, ठीक है ना, बीजेपी। और कहाँ से मिली हुई है, ये संविधान और राज्य इसको दे रहे हैं, ठीक है ना। भारत का संविधान उसे दे रखा है, क्यों, क्योंकि चुनी हुई सरकार है, चुन के आई हुई है, तो इसके पास प्राधिकार है, शक्तियाँ है, ये जबरदस्ती आपसे, जबरदस्ती, ठीक है ना, जबरदस्ती आपसे बातें मनवा सकती है सकती है, ठीक है ना। और जैसे कि उन्होंने जीएसटी लागू कर दिया, ठीक है ना, उसके बाद नोटबंदी लगा दी, ठीक है, बंदी लगा दी, ठीक है, लॉकडाउन कर दिया, ठीक है ना। तो ये क्या था, ये इनका प्राधिकार था, ठीक है ना, हम नहीं चाहते थे, ठीक है, फिर भी हमारी इच्छा के विरुद्ध हमने इसका विरोध किया, फिर भी इसको जबरदस्ती लगा दिया, यही प्राधिकार होता है, ठीक है ना। क्या होता है कि हम नहीं चाहती, जनता नहीं चाहती है, फिर भी उसके विरोध के बावजूद भी अपनी मर्जी चलाने की स्थिति में अगर है, तो उसके पास प्राधिकार है, ठीक है ना। जबकि प्राधिकार को इस रूप में परिभाषित किया कि क्या है, ये संभावना की दी गई विशिष्ट रूपरेखा वाले किसी निर्देश निर्देश या व्यक्ति को दिए गए समूह द्वारा पालन हो। मतलब अगर कोई व्यक्ति या कोई समूह निर्देश दे रहा है, तो उसका क्या हुआ हो, जिसको उसने आदेश या निर्देश दिया हो उसके द्वारा उसका पालन हो, ठीक है ना। अगर तो यही ये मैंने आपको बहुत अच्छा उदाहरण देके समझा। प्राधिकार शक्ति क्या है कि भाई जब किसी को शक्ति के साथ वैधता प्राप्त हो जाए, क्या हो जाए, शक्ति के संग वैधता प्राप्त हो जाए। वैधता कौन देगा, राज्य देगा, संविधान देगा। अगर किसी को शक्ति के साथ वैधता प्राप्त हो जाए तो वो क्या हो जाएगा कि उसका प्राधिकार हो जाएगा। सपोज करो कोई आदमी है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा शक्ति है, ताकत है, लेकिन उसके पास उसको वैधता नहीं है, मतलब वो वैध नहीं है। कि किस लिए वैध नहीं है, वो चोर उचक्कों को पकड़ने के लिए वैध नहीं है। शक्ति तो उसके पास बहुत है कि वो 10 20 50 100 चोरों को उचक्कों को पकड़ सकता है, लेकिन उसके पास वैधता नहीं है। लेकिन वो उसको उसको राज्य और संविधान के नियमों के तहत चलते हुए वो पुलिस वाला बन जाता है, तो उसके पास क्या आ गई, वैधता भी आ गई, ठीक है ना। अब वो अपनी शक्ति के साथ और राज्य और संविधान से जो उसको वैधता मिली है ना, शक्ति और उसकी वैधता मिलकर प्राधिकार बन जाएंगे, और वो फिर किसी भी चोर उचक्के को जहां मर्जी वहीं दबोच सकता है, पकड़ सकता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको दो उदाहरण देके समझा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार शक्ति की तुलना में प्राधिकार की पहचान वैधता से होती है। देखो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, वैधता बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। शक्ति के संग जब तक वैधता नहीं मिलेगी तब तक प्राधिकार का निर्माण नहीं होगा, ठीक है ना। यानी निर्देश का अधीनस्थ द्वारा स्वैच्छिक पालन। मतलब जब कोई निर्देश देगा ना, तो उसके नीचे वाला ना उससे अपने आप उसका पालन करने लग जाएगा, ठीक है ना। चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर निर्देश दे दिया तो उसके नीचे वाला फिर स्वेच्छा से अपनी इच्छा से पालन करेगा। दूसरे शब्दों में वैधता शक्ति को प्राधिकार में बदल देती है। देखो दोस्तों, मैंने अभी ये बात आपको समझाने की कोशिश की है कि वैधता क्या है, शक्ति को प्राधिकार में बदल देती है, ठीक है ना। राज्य संविधान ने वैधता दे दी, शक्ति प्राधिकार में बदल गई, ठीक है।
वेबर के अनुसार प्राधिकार निर्देश की निरंकुश शक्ति का समानार्थी है। मतलब प्राधिकार क्या है? एक प्रकार के प्राधिकार है ना, जो निर्देश की निरंकुश शक्ति का समानार्थी, मतलब निरंकुश है। उन्होंने जिसे उन्होंने क्या कहा? प्रभुत्व कहा, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि सभी प्रशासन का अर्थ प्रभुत्व है, मतलब प्रशासन क्या है? प्रभुत्व है, ठीक है ना। मैक्स वेबर प्राधिकार को 3 भागों में बांटते हैं: पारंपरिक प्राधिकार, करिश्माई प्राधिकार और कानूनी तर्कसंगत प्राधिकार, ठीक है ना। तो अब इसको हम समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। क्या है पारंपरिक प्राधिकार? वेबर के अनुसार यह प्राधिकार प्राचीन परंपराओं की पवित्रता में स्थापित आस्था और उनके तहत प्राधिकार लागू करने वाले लोगों की स्थिति की वैधता पर निर्भर है। इस अवस्था के तहत प्राधिकार की सीमा रेखा प्रथाओं मिसालों से निर्धारित होती है। दूसरे शब्दों में इस व्यवस्था में आज्ञाकारिता शासक प्रदत्त होती है और उसमें पारंपरिक रूप से प्राधिकार की स्थिति पर आरूढ़ होता है और जो अपने क्षेत्र में परंपरा से बंधा होता है। आज्ञाकारी की बाध्यता बाध्यताओं के क्षेत्र में व्यक्तिगत निष्ठा का मसला है। पारंपरिक प्राधिकार व्यवस्था में प्रशासनिक वर्ग या तो प्रतिसत्तात्मक सामंती होता है। दोस्तों सीधा सा मतलब समझ लो, इतना आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई पारंपरिक प्राधिकार होगा, उसमें क्या होगा? या तो किसी जो ताकत होगी ना, पावर होगी, वो किसी परंपरा, रीति रिवाज इत्यादि से चलकर मिलती है, ठीक है ना। अब जैसे अगर इंग्लैंड का उदाहरण लेते हैं, तो इंग्लैंड इंग्लैंड में जैसे राजा और रानी का अभी भी शासन है, ठीक है ना। तो ये परंपरा बनी हुई आई है, ये रीति रिवाज बना हुआ आया है कि भाई क्या बोलते हैं, राजा का बेटा फिर दोबारा क्या बोलते हैं, प्रिंस बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये उसको इस नाते जो अधिकार मिले हैं, उसको क्या कहेंगे? पारंपरिक अधिकार कहेंगे, ठीक है ना। अब आपने कई बार देखा होगा कि भाई कुछ मंदिरों का वो होता है, संगठन होता है, तो मंदिर में पुजारी का बेटा दोबारा पुजारी बन जाता है, ठीक है ना। क्या बेटा पुजारी का बेटा ही पुजारी बन जाता है, तो ये क्या है? पारंपरिक प्राधिकार है। या आप अपने घरों में देख लीजिए, आपके दादाजी के पास सारी पावर थी घर चलाने की, फिर उसके बाद आपके दादाजी से वो शिफ्ट होके आ गई आपके पिताजी के पास, ठीक है ना। और आपके पिताजी से शिफ्ट होके फिर आपके पास आ जाएगी। तो ये क्या है? पारंपरिक प्राधिकार है। क्यों? क्योंकि परंपरा है, रीति रिवाज है, इससे चल के आए हैं, ठीक है ना। और पारंपरिक प्राधिकार व्यवस्था में प्रशासनिक वर्ग या तो पितृसत्तात्मक होगा, मतलब प्रशासनिक वर्ग में होगा, पितृसत्तात्मक होगा या सामंती होगा, ठीक है ना। तो ये चीज है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि भाई इसमें शासक आज्ञा देगा और वो आज्ञा जो होगा उसको जो वैधता प्राप्त हुई होगी वो परंपराओं से और रीति रिवाजों से प्राप्त हुई होगी। और ठीक है, और वो जो उस क्षेत्र में जो परंपरा चल रही होगी, उस परंपरा से वहाँ पे शासित और शासक दोनों बंधे होंगे और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे शासन चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको पारंपरिक प्राधिकार का मतलब समझाया। फिर आ गया करिश्माई प्राधिकार, ठीक है ना। इसको भी मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। करिश्माई शब्द का अर्थ है ईश्वर द्वारा प्रदत्त प्रतिभा, मतलब अगर कोई ऐसी प्रतिभा जो ईश्वर ने आपको दे दी है, ठीक है ना। कहते हैं चमत्कार, चमत्कार भी कह सकते हैं करिश्मा को दोस्तों, ठीक है ना। करिश्मा को नहीं, करिश्माई प्राधिकार को करिश्मा को ही आपका क्या कह सकते हैं? चमत्कार भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसको ध्यान से समझते हैं कि भाई करिश्माई प्राधिकार, ठीक है ना। भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्म से ही कुछ विशिष्ट गुण लेके पैदा होते हैं, ठीक है ना। या फिर क्या बोलते हैं, उनके अंदर वो गुण आ जाते हैं, ठीक है। तो आप जैसे अभी समझ सकते हैं कि भाई हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके अंदर मतलब इस तरह के गुण हैं। मतलब वो कहीं पे भी भाषण दे देते हैं तो वहाँ की जनता उनके पक्ष में हो जाती है। भाई मोदी जी ने नोटबंदी लागू की, जीएसटी लागू किया, लॉकडाउन लागू किया, लेकिन फिर भी पब्लिक ने उनका समर्थन किया, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? ये करिश्माई व्यक्तित्व है उनका। क्या है? करिश्माई व्यक्तित्व है, ठीक है ना। तो करिश्माई व्यक्तित्व भी जो होता है अब उनका करिश्माई व्यक्तित्व है, इस लिहाज से वो अगर कोई नया आदेश दे देते हैं तो पब्लिक उसको मानेगी। क्या मानेगी? मानेगी, ठीक है ना। अगर आप पहले जाते हैं, महात्मा गांधी जी का करिश्माई व्यक्तित्व था, वो कुछ भी बोल देते थे, पब्लिक उनके पीछे चल देती थी, ठीक है ना। तो वो क्या था? उनका करिश्माई व्यक्तित्व था। नेहरू जी का करिश्माई व्यक्तित्व था। आज़ादी के बाद से लेके 1967 तक क्या बोलते हैं, पूरे देश में कांग्रेस ही कांग्रेस थी। अगर एक दो राज्यों को छोड़ दिया जाए तो कहीं पे भी विपक्ष उठ नहीं पा रहा था, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये उनका नेहरू जी का जो व्यक्तित्व था वो करिश्माई था, ठीक है। नेहरू जी
के करिश्माई व्यक्तित्व को देख के लोग मतदान कर दिया करते थे। वो ये नहीं देखा करते थे कि इसमें लाभ है या हानि है, वो नहीं देखते थे। वो उनके आदेश को सर्वोपरि मानते थे और एक कांग्रेस का पूरे भारत पे वर्चस्व था। लेकिन जैसी नेहरू जी की मृत्यु हुई, उसके बाद राजनीति में बहुत तेजी से परिवर्तन होने लगे और बहुत सारे राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बन गई। ठीक है ना। तो ये क्या है, करिश्माई व्यक्तित्व है। ठीक है ना दोस्तों, क्या है, करिश्माई व्यक्तित्व है। ठीक है ना। उसके बाद अब इसमें क्या है कि भाई इसमें व्यक्तिगत गुणों या समझदारी के आधार पर उनकी आज्ञा का पालन किया जाता है। ठीक है ना। तो ये पढ़ लेना आप लोग। अब ये क्या, वेबर, सॉरी वेबर, ये मिट गया होगा यहाँ से। वेबर के अनुसार ये कानूनी तार्किक है, कानूनी तार्किक प्राधिकार है, प्राधिकार। ठीक है ना। के अनुसार, वेबर के अनुसार प्राधिकार मानक नियमों के प्रकार की विधि संगतता और ऐसे नियमों के तहत निर्देशों के दिए गए प्राधिकार तक पदोन्नत लोगों के अधिकार पर निर्भर होती है। इस तरह तंत्र की आज्ञाकारिता कानूनी तौर पर स्थापित अवैयक्तिक क्रम पर आधारित होती है, जो चरित्र में तार्किक होता है। अपने दफ्तर के प्राधिकार को लागू कर रहे लोगों तक यह सिर्फ उसके निर्देशों की औपचारिक विधि संगतता द्वारा दफ्तर के प्राधिकार के दायरे के भीतर ही विस्तारित होता है। अब दोस्तों ये कानूनी तार्किक जो प्राधिकार है, ये क्या है, ये विधि से संबंधित है। क्या बोलते हैं, विधि विधान से संबंधित है कि भाई अगर कोई संविधान में कोई विधि बना दी गई है, ठीक है ना, तो बना दी गई है, तो उसके अनुसार जो प्राधिकार प्राप्त होते हैं उसको कहते हैं कानूनी तार्किक प्राधिकार। ठीक है ना, कानूनी तार्किक प्राधिकार। ये एक तो तार्किक है, दूसरा ये कानूनी है, मतलब ये कानूनी है, संवैधानिक है। ठीक है ना। अब संविधान में अगर कोई में ये वर्णित कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री को ये पावर होगी, ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, तो जब वो उस प्राधिकार का प्रयोग करेगा, उस प्राधिकार का यूज करके आदेश देगा, तो वो क्या कहलाएगा, कानूनी तार्किक प्राधिकार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कानूनी तार्किक प्राधिकार प्राधिकार कहलाएगा। उसी तरह जब एक दफ्तर के अंदर में प्राधिकार को लागू किया जाता है, निर्देश दिया जाता है, तो वो क्या होता है, विधि संगतता के द्वारा दिया जा सकता है, कि मतलब उस दफ्तर में वो विधि बनाई गई होती है कि भाई मैनेजर जो होगा वो सबको आदेश देगा कि भाई ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है, इस दिन छुट्टी रहेगी और आपको क्या बोलते हैं, इतना उत्पादन करना है। ये सब क्या होगा, ये एक विधि के तहत होता है। ठीक है ना। और ये दफ्तर के प्राधिकार के दायरे के अंदर काम करता है, मतलब उसी दफ्तर में काम करेगा। ऐसा नहीं कि इस दफ्तर में है तो किसी दूसरे के दफ्तर में भी काम करेगा, नहीं, जिस संगठन में है, जिस कारखाने में है, वहीं पे ही वो काम करेगा। इसको, इसी को कहते हैं कानूनी तार्किक प्राधिकार कह रहे हैं। और मैक्स वेबर इसी का ही सबसे ज़्यादा समर्थन करते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो विधि संगत होती है और दूसरा क्या होता है आपका, ये क्या बोलते हैं, आपका तार्किक होती है। ठीक है ना। तो ये तीन तरह के इन्होंने बात किया है। तो ये हो गया आपका चैप्टर समाप्त। तो आई थिंक कि अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है ना। नहीं है वैभव यहाँ पे। तो इस तरह से ये हुआ चैप्टर समाप्त। अगर आप लोगों को मेरा चैप्टर अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।